Hello everyone, I Dr. Vijay Srivastava welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers an Innovative Way of Learning। जो टॉपिक हम पहले से देख रहे हैं वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इस टॉपिक में जो अगली हेडिंग हम देखेंगे वो होगी बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको पता होना चाहिए जो बेसिक लॉज होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे केमिकल रिएक्शंस नेचर में होते हैं। यानी जो लॉज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं। उन्हीं लॉज को हम आज देखेंगे। उनमें सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें बहुत सारे लॉज आते हैं। दूसरा है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। थर्ड है एवोगाड्रोस लॉ, और फोर्थ है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये 4 सेक्शंस हमको देखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपको बताया कि नेचर में जो भी रिएक्शंस होते हैं या लेबोरेटरी में जो भी रिएक्शंस कराते हैं हम, स्मॉल स्केल पर कराएं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कराएं, सभी केमिकल रिएक्शंस कुछ सर्टेन लॉज द्वारा गवर्न होते हैं और वो कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें जो लॉज आते हैं उसमें बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। थर्ड में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और फोर्थ यानी जो डी है इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ये 4 लॉज हम कंसीडर करेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ जो है वो लेवाजिये ने दिया था, और इस लॉ के अनुसार किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जो टोटल मास होता है सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे हम स्टेटमेंट के रूप में अगर एक्सप्रेस करें या लिखें तो कह सकते हैं in a physical or chemical change, the total mass of the system always remains constant। कोई फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो तो उसके पहले और उसके बाद सिस्टम के मास में कोई चेंज नहीं होता है।
इसीलिए इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, only the transformation from one form to the other is possible। यानी मैटर किसी भी चेंज में ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, इसका केवल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब ये लॉ जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट से। लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट में दो केमिकल्स सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन कराया गया और रिएक्शन से फॉर्म हुआ सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जो भी टोटल मास था रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद जब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना तो मास में कोई चेंज नहीं आया। यानी यहां कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस केमिकल रिएक्शन में मास में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी सिस्टम का मास रिएक्शन के पहले जितना था उतना ही मास रिएक्शन के बाद में भी रहा। इसके लिए एक ट्यूब यूज की गई जिसे कहते हैं लैंडॉल्ट ट्यूब। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैसे रिएक्शन हुआ। ये लैंडॉल्ट ट्यूब जो होती है वो एच शेप्ड एक ट्यूब होती है। इसमें यहाँ एक स्टॉपर यहां भी लगाते हैं और एक स्टॉपर यहां लगाते हैं। दोनों आर्म्स में से एक आर्म में सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया और दूसरे आर्म में सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया और फिर इस ट्यूब को वे कर लिया गया, तौल लिया गया। यानी ट्यूब कहलाई लैंडॉल्ट ट्यूब
और जो एक्सपेरिमेंट है वो लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट। तो बिफोर एक्सपेरिमेंट इस ट्यूब का वेट निकाला गया कंटेंट्स को लेकर के। कंटेंट सेपरेट थे, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट एक्वा सॉल्यूशंस दोनों के रहे। उसके बाद से इस ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया गया। इन्वर्ट करने से इस चैनल के थ्रू दोनों कंटेंट्स यानी दोनों रिएक्टेंट्स आपस में मिले। जो ही मिले रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद से व्हाइट प्रेसिपिटेट बना सिल्वर क्लोराइड का और वाटर सॉल्युबल सिल्वर सोडियम नाइट्रेट बना। तो ये जो प्रोडक्ट्स बने सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इनके फॉर्मेशन के बाद फिर इस ट्यूब को वे किया गया। तो देखा गया कि इस ट्यूब का जितना मास एक्सपेरिमेंट के पहले था, एक्सपेरिमेंट के बाद भी मास उतना ही रहा, यानी मास में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवाजिये ने दिया था वो वेरीफाई हो गया। अब उस समय तक ये हमको नहीं पता था कि एनर्जी जिसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है उसमें भी क्रिएशन और डिस्ट्रॉय करना दोनों चीजें संभव नहीं है। उसके लिए भी हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी भी तो ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो दोनों चीजें अलग अलग पहले कंसीडर की जाती थी, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि मास का एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल है। एनर्जी का मास में, मास का एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल है। और उन्होंने बताया कि जो इक्वेशन है जो उन्होंने दिया E = mc², इसके द्वारा हम इस कन्वर्जन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी एक गिवन मास इस इक्वेशन द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है या उसके इक्विवेलेंट एनर्जी फाइंड आउट की जा सकती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें मास डिफेक्ट होता था, यानी मास में कमी आ जाती थी प्रोडक्ट्स बनने के बाद और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती थी, उस केस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत अच्छी तरह से अप्लाई नहीं हो पाता था। तो उस केस को एक्सप्लेन किया आइंस्टीन के इक्वेशन ने, और तब इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। यानी कह सकते हैं कि in any physical or chemical change, the total mass and energy of the system always remains constant. This is the modified form of law of conservation of mass. तो हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे लेवाजिये ने दिया वो कैसे वेरीफाई हो और कैसे बाद में उसे जस्टिफाई किया गया न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ definite or constant proportions। यानी कह सकते हैं इसे हिंदी में निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को फ्रेंच केमिस्ट प्राउस्ट ने दिया। प्राउस्ट ये फ्रेंच केमिस्ट है।
इन्होंने इस नियम को दिया। तो इस लॉ को थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। लॉ में बताते हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, उन एलिमेंट्स का उस कंपाउंड में बाय वेट एक डिफिनिट रेशियो पाया जाता है, और यह रेशियो उस कंपाउंड के सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। सोर्स कोई भी हो, किसी भी सोर्स से हम कोई केमिकल कंपाउंड प्राप्त करें और उसके कंपोजिशन को चेक करें कि उसमें बाय वेट एक एलिमेंट कितना है और बाय वेट दूसरा एलिमेंट कितना है, और उनका रेशियो फाइंड आउट करें, तो रेशियो हर सोर्स से प्राप्त उस केमिकल कंपाउंड के लिए हमेशा फिक्स आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं इसमें, a given compound always contains exactly the same proportion of the elements by weight no matter whatever be the source of that compound। तो ये स्टेटमेंट है इस लॉ का कि कोई भी कंपाउंड चाहे वो किसी भी सोर्स से मिला हो, उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन किए हुए हैं या जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनका जो प्रोपोर्शन होता है कॉम्बिनेशन का बाय वेट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम प्रोपोर्शन होता है हमेशा। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं वाटर का। इसका फॉर्मूला है H2O, और इसमें बाय वेट हम अगर देखें रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये रेशियो हमको मिलता है 1:8। वाटर हम चाहे जिस किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, पांड वाटर हो, रिवर वाटर हो, लेक वाटर हो, ओशन वाटर हो, ड्यू हो जो नाइट्स में अर्थ सरफेस पर मिलती है ग्रासेज या वेजिटेशन के ऊपर, तो किसी भी सोर्स से या क्लाउड से रेनिंग के समय वाटर मिलता हो, उस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय वेट रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है, और ये रेशियो होता है 1:8। इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया प्राउस्ट ने, और प्राउस्ट ने लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट, यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में जो कंपाउंड लिया गया वो था क्यूप्रिक कार्बोनेट, और क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल लिए गए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में।
पहला सैंपल जो है वो नेचुरल लिया गया, जो नेचर में चूपरी कार्बोनेट पाया जाता है वो, और दूसरा सैंपल सिंथेटिक लिया गया। इन दोनों सैंपल्स में जो रेशियो मिला, इसमें जो एलिमेंट्स थे क्यूप्रिक कार्बोनेट में, या जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट में, हम कह सकते हैं इसमें मिलता है आपको, जो एलिमेंट्स मिलते हैं इसमें मिलता है ये कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स मिलते हैं। जरा रेशियो हम देखते हैं इसको, आप चाहें तो इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रेशियो देखते हैं इसमें हम राउस के एक्सपेरिमेंट में क्यूप्रिक कार्बोनेट के लिए। सैंपल है क्यूप्रिक कार्बोनेट, सोर्स है एक नेचुरल और दूसरा सोर्स है सिंथेटिक। जो एलिमेंट्स मिलते हैं हमको, एलिमेंट्स मार्क करें तो कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन। जो परसेंटेज कंपोजिशन मिलता है उसमें कॉपर नेचुरल में 51.35, कार्बन 9.74 और ऑक्सीजन 38.91। ये कंपोजिशन है या ये परसेंटेज है कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट में। जब सिंथेटिक सैंपल लिया गया राउस के द्वारा, देखा गया उसमें भी कॉपर की परसेंटेज 31.35 रही, कार्बन की परसेंटेज 9.74 रही और ऑक्सीजन की परसेंटेज 38.91। यानी हम कह सकते हैं कि सोर्स कोई भी हो, नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, जो भी हो, जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है या परसेंटेज बाय वेट कॉम्बिनेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे राउस ने क्यूप्रिक कार्बोनेट को लेकर के वेरीफाई किया। तो इस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन ये वेरीफाई हुआ और हम कह सकते हैं कि a compound always has a definite composition। यानी कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका कंपोजिशन हमेशा डेफिनिट होता है। यही है लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब हम देख रहे हैं जो थर्ड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जिसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं हिंदी में। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये डाल्टन ने दिया था और इस लॉ में बताया कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं
तो एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हैं, जो दूसरे एलिमेंट के एक डिफरेंट मास से कंबाइन करते हैं, उनका आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। स्टेटमेंट को अभी मेंशन करेंगे पहले और फिर उसके बाद जो होता है तब उसको क्लेरिफाई करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखते हैं इसमें स्टेटमेंट इसका व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds, the different masses of an element which combine with the same mass of the other element have a small simple whole number ratio। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो एक एलिमेंट के जो डिफरेंट मासेस हैं जो दूसरे एलिमेंट के एक डिफरेंट मास से या सेम मास से कंबाइन करते हैं, तो इन दोनों डिफरेंट मासेस का जो रेशियो होता है वो स्मॉल सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। ये स्टेटमेंट है जो जॉन डाल्टन ने दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए। इस लॉ को हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम ले रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वेरिफिकेशन में हमने एग्जांपल लिया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 5 ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब देखिए यहां पर ऑक्साइड्स और यहां डालेंगे हम रेशियो ऑफ N एंड O बाय वेट। तो ऑक्साइड्स में पहले ऑक्साइड मेंशन करते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, फोर्थ यानी चौथा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और पांचवा यानी फिफ्थ हो गया
डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये 5 ऑक्साइड्स हैं। अब इनमें रेशियो देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा। तो इसमें रेशियो आएगा, ये देखिए 28:16। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, तो रेशियो इसका जो होता है एटॉमिक वेट के हिसाब से निकालेंगे तो हो जाएगा 28:16। इसमें जो रेशियो होगा ये होगा 14:16। और इसमें रेशियो देखते हैं नाइट्रोजन का, ये 28 हो गया और ये हो गया 48। NO2 में जो रेशियो हुआ वो 14:32 और इसमें देखें तो ये हो गया 28:80। अब इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के सेम मास से ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मासेस कंबाइन करेंगे उनका रेशियो हमको देखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जो मासेस हैं वो सेम नहीं है, तो इनको सेम करते हैं हम, इसको लिख सकते हैं R करके 28:16 एज सच। इसको हम कर सकते हैं इससे 28:32, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ओवरऑल रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इस रेशियो को हम एज सच लेते हैं 28:48। इसमें रेशियो फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये हो गया 28:64 और ये सेम रखेंगे 28:80। ये है। अब ये जो रेशियो हमको मिल रहा है इसमें देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन के लिए है और ये ऑक्सीजन के लिए। यहां भी कर रहे थे नाइट्रोजन के लिए होगा और ये ऑक्सीजन के लिए। तो इसमें बता रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं और 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इसमें 5 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस, यहां मार्क कर रहे हैं एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस को, यानी ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस को हम मार्क कर रहे हैं। ये डिफरेंट मासेस हैं ऑक्सीजन की जो कंबाइन कर रही हैं सेम मास ऑफ नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के ये मासेस हैं, इन 5 में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्स मास या सेम मास है 28 और ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस जो डिफरेंट ऑक्साइड्स में कंबाइन कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, उनके मासेज हैं 16, 32, 48, 64 और 80। ये मासेस हैं। अब हम जरा से रेशियो देखें नाइट्रोजन के सेम मासेस से कंबाइन करने वाले ऑक्सीजन का। फिर रेशियो यहां मेंशन कर रहे हैं हम ऊपर, आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है इन डिफरेंट कंपाउंड्स में 16:32 48 64 80, ये रेशियो है। ये सभी नंबर 16 से डिविजिबल हैं, तो हम इनको R करके सिंप्लीफाई करें तो कह सकते हैं 1:2 3 4 5। ये रेशियो है सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो
तो इस तरह से ये वेरिफिकेशन हो जाता है इस एग्जाम्पल के द्वारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, जिसे जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। वैसे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए दो कंपाउंड जो शुरू में लिए गए थे, ये क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, इन दोनों के द्वारा पहले वेरिफिकेशन किया गया था। ये थोड़ा सा यहाँ मेंशन करना जरूरी था। तो ये बता दिया आपको लॉ, और आप इसको नोट कर सकते हैं या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहे तो पहले नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे फोर्थ लॉ, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, यानी डी हम मेंशन कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। कह सकते हैं व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल का मतलब हो गया व्युत्क्रम, और इक्विवेलेंट का मतलब हो गया हिंदी में तुल्य, यानी कह सकते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। तो अब हम इस लॉ के बारे में देखेंगे। ये लॉ जो है वो रिक्टर ने दिया था। तो रिक्टर के द्वारा जो लॉ दिया गया उसमें बताया गया कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग किसी तीसरे एलिमेंट के सेम वेट से कंबाइन करते हैं तो उनका आपस में जो रेशियो होता है वो बिल्कुल वही होता है, या सिंपल होल नंबर मल्टीपल कह सकते हैं या सिंपल मल्टीपल कह सकते हैं, होता है जिस रेशियो में वो डिफरेंट एलिमेंट्स जब कभी आपस में कंबाइन करें तो उनका रेशियो होता है। स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखने के बाद से ज्यादा क्लियर कर सकते हैं इसको। तो देखते हैं, when two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio in which they combine
will be the same are some simple multiple of the ratio in which they directly combine with each other। ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, when two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio in which they combine will be the same are subsimple multiple of the ratio in which they directly combine with each other। तो ये स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट फिर से एक बार देख सकते हैं। बताया कि when two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio in which they combine with the same, या कह सकते हैं they do so will be the same as some simple multiple of the ratio in which they directly combine with each other। ये स्टेटमेंट है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और किसी थर्ड एलिमेंट के एक डिफिनिट मास से कंबाइन करते हैं अलग अलग, तो कॉम्बिनेशन का जो डिफरेंट मासेस का रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है, और जब कभी वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में डायरेक्टली कंबाइन करें तो उनका रेशियो भी या तो बिल्कुल सेम आता है या उसका थोड़ा सा सिंपल मल्टीपल आता है। एक एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें देख रहे हैं हम लोग, 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हम ले रहे हैं यहां पर कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, ऐसे एक ट्रायंगल बनता है इस तरह का। अब कह रही ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कार्बन और सल्फर, और ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं किससे, थर्ड एलिमेंट जो ऑक्सीजन है इससे सेपरेटली अलग अलग। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और ये कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट से। तो थर्ड एलिमेंट के सेम मास से कंबाइन करते हैं, और सेम मास से कंबाइन करने वाले जो इनके मासेज होते हैं इनमें एक सिंपल रेशियो होता है, और अगर कभी ये दोनों आपस में कंबाइन करें तो उनका रेशियो भी या तो एग्जैक्टली सेम होता है या सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, उसका मल्टीपल हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। फर्स्ट केस मान लेते हैं, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट केस में केस नंबर 1 की बात करते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है, देखिए CO2, जो कंपाउंड बना कार्बन और ऑक्सीजन से वो CO2। अगर सल्फर कंबाइन किया ऑक्सीजन से तो कंपाउंड बना इसका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे
CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। तो पहले इनकी बात करें कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो इनसे कंबाइन करें। जैसे रेशियो देखते हैं इस कंपाउंड में कार्बन इज टू ऑक्सीजन, ये रेशियो हमको मिलता है इसमें कार्बन इंटू कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का ये 16:2 मीन्स 32। ये रेशियो आ गया 12:32, या कह सकते हैं कि ये रेशियो हो गया 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3:8। ये रेशियो आ गया हमारा 3:8, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इनमें दोनों एलिमेंट्स का रेशियो बाय वेट हो गया 3:8। अब ये सेकेंड की बात करते हैं SO2, इसमें एलिमेंट्स है सल्फर और ऑक्सीजन। तो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का भी हो गया ये 32। तो इसका रेशियो अगर देखें ये रेशियो हो गया हमारा कह सकते हैं इसको 4:8 से डिवाइड करते हैं 4:4। सॉरी, इसका रेशियो हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 8:8 ऐसा होगा, ऐसा हो गया। तो अब इसमें देख रहे हैं हम कि ऑक्सीजन के हमको सेम मास देखना था थर्ड एलिमेंट का, तो इसमें ये 8 है, इसमें भी 8 है, यानी कार्बन और सल्फर जो ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड मास है 8, और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रेशियो आ रहा है कार्बन और सल्फर का, वो रेशियो हमको मिलता है 3:8। ये रेशियो मिला हमें, यानी कार्बन और सल्फर अगर आपस में कभी कंबाइन करें तो उनका रेशियो ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं इस केस को CH2 को, तो इसमें कार्बन और सल्फर का जो रेशियो आ रहा है, कार्बन ये 12 और इसका हो गया 64। तो इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3:16। ये रेशियो है 3:8 और ये रेशियो है 3:16। अब इससे रेशियो देखें हम, अब इन दोनों थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा इधर देखेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते हैं इस साइड में क्लियर करने के लिए। इसके अनुसार रेशियो कार्बन और सल्फर का जो लिखेंगे तो हम कह सकते हैं इसको 3/8, और इनका जो रेशियो होगा वो होगा 3/16। तो इनका आपस में रेशियो अगर देखें तो इसको कह सकते हैं 3/8:3/16, ऐसा हो सकता है, ये रेशियो हो जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें कि ये रेशियो आएगा हमारा 2:1, ये रेशियो आएगा। तो देख रहे हैं कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो इससे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन का वेरिफिकेशन होता है। तो ये हमने आपको बताया 4 डिफरेंट लॉज के बारे में। नेक्स्ट देखना हमको गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये लॉ गै-लुसैक में 1808 में दिया था, और ये दिया गया था गैसियस रिएक्टेंट्स के केसेस में।
जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट्स अगर गैसियस स्टेट में हैं तो उनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होता है उसको एक्सप्लेन किया गै-लुसैक ने इस लॉ की सहायता से। तो स्टेटमेंट देखते हैं लॉ का। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure, gases react with each other in simple ratio of their volumes, and if the product is also in gaseous state, the volume of the product also bears a simple ratio with the volumes of gaseous reactants। ये स्टेटमेंट है गै-लुसैक लॉ का। इसे देख सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर की अगर सिमिलर कंडीशंस हो और रिएक्टेंट्स अगर गैसेस हैं तो उनके रिएक्टिंग वॉल्यूम्स में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, सिंपल रेशियो होता है। और अगर रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है तो उसके वॉल्यूम का रेशियो भी इन रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। यानी सबका आपस में जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा पहले जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद और भी एग्जांपल्स की सहायता से हम इसे और क्लियर कर देंगे। तो एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इनके कॉम्बिनेशन का जो रिएक्शन है वो है H2 गैस प्लस Cl2 गैस। दिस कॉम्बिनेशन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स हो गए और राइट साइड में ये गैसियस प्रोडक्ट है। अगर पहले हम केवल रिएक्टेंट्स को कंसीडर करें तो रेशियो बाई वॉल्यूम, अगर मेंशन करें इनका तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का रेशियो आता है 1:1 बाय वॉल्यूम। और अगर हम इसको भी कंसीडर करें तो इस कंडीशन में जो रेशियो आएगा 1:1:2। तो देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स अगर गैसियस स्टेट में है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर है, तो इनके रिएक्टिव वॉल्यूम्स का जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है।
और अगर फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है तो उसका वॉल्यूम भी रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। ये बताया गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। बहुत ही सिंपल लॉ है। दूसरे एग्जांपल्स के द्वारा भी इसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट को चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब कुछ और भी एग्जांपल्स लेकर के इसे देखें। दूसरा एग्जांपल जैसे ले रहे हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट होती है और अमोनिया गैस बनती है। अगर रिएक्टेंट्स का रेशियो देखें बाई वॉल्यूम तो रेशियो हो जाएगा इसका 1:3, यानी 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। और अगर प्रोडक्ट जो कि गैसियस स्टेट में अगर इसको कंबाइन करें, इसको भी शामिल कर लें इसके साथ में, तो तीनों का जो रेशियो होता है 1:3:2, यानी ये रेशियो भी सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल रेशियो है, और ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये वेरीफाई करता है या जस्टिफाई करता है गैलुसैक्स लॉ को। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें, जैसे फॉर्मेशन हम मेंशन करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो इसमें रिएक्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस reacts with oxygen gas and forms sulfur trioxide। रिएक्टेंट्स का रेशियो अगर देखें वॉल्यूम का तो ये रेशियो हो गया 2:1, और अगर हम प्रोडक्ट्स को भी शामिल कर दें तो रेशियो हो गया 2:1:2। दोनों सिंपल होल नंबर रेशियो है। ये वेरीफाई करता है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हेडिंग है एवोगाड्रोस लॉ या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। नंबर 3 हो गया ये एवोगाड्रोस लॉ। तो इस लॉ का स्टेटमेंट, ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ का स्टेटमेंट है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure equal volumes of gases have equal number of molecules। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कि कंडीशंस अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सेम है और रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स या गैसेस हम ले रहे हैं विदाउट रिएक्शन, उनके वॉल्यूम सेम है,
कंडीशन है इसकी, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, और उसी कंडीशन में जितनी भी गैसेस ली जाए उनके वॉल्यूम्स अगर सेम है तो उनमें मॉलिक्यूल्स की नंबर भी सेम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इस लॉ का जो एप्लीकेशन है वो अगर देखें कि कहां कहां अप्लाई करते हैं लॉ को, तो लॉ का यूज होता है जनरल रिएक्शंस के एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल रिएक्शंस। जो जनरल रिएक्शंस होते हैं उनके एक्सप्लेनेशन में इसको यूज करते हैं। सेकेंड, determination of atomicity of gases, एटॉमिसिटी ज्ञात करते हैं। और थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? The law is a universal truth। ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए लॉ के केस। तो ये उन्होंने देखा कि एवोगाड्रोस लॉ क्या है और इसके एप्लीकेशंस कहां कहां होते हैं और इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये फोर्थ पॉइंट है आज के इस वीडियो लेक्चर का। तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जॉन डाल्टन ने दिया, ये ड्यूरेशन देखिए 1803 to 1808, और इस थियरी की बेसिस है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसीलिए आपको पहले लॉज बताए गए केमिकल कॉम्बिनेशन के और फिर आपको ये चीजें बताई जा रही हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बेसिस क्या होगी? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जो डिफरेंट लॉज हम लोगों ने देखा वो इसकी बेसिस है, और इन्हीं लॉज की बेसिस पर डाल्टन ने जो है वो ये एटॉमिक थ्योरी दिया। तो एटॉमिक थ्योरी में आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स हमने पहले मेंशन कर दिया, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा था इसलिए मेंशन किए। 7 पॉइंट्स हैं इस थ्योरी में, और 7 पॉइंट्स को इन रो थोड़ा सा हम जल्दी से आपको बता देते हैं। कि सबसे पहली बात कही जाती है इसमें कि जो मैटर है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना, उनको हम एटम कहते हैं।
सेकेंड पॉइंट है कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मास, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मास, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज या शेप, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले लें तो उनके जो एटम्स होंगे वो शेप में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। यानी कह सकते हैं द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, द एटम इज इनडिविजिबल। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवीजन ऑफ द एटम इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है कि ये पॉइंट आज की डेट में ऑब्जेक्शनेबल है। आप जानते हैं एटम इज डिविजिबल एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वैसे तो आगे आप डिटेल्स में जब चीजों को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ही नहीं है बल्कि बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और हायर क्लास में आप पढ़ेंगे तो फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में बताया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा आप पढ़ते हैं पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, मीजॉन्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो फिलहाल डाल्टन थ्योरी में एटम इज इनडिविजिबल, यानी डाल्टन के समय में जो थ्योरी आई या डाल्टन के समय तक जितना मालूम था कि एटम का फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता है, इसलिए डाल्टन ने थ्योरी में मेंशन किया एटम इज इनडिविजिबल। नेक्स्ट पॉइंट जो कहा कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन की बेसिक यूनिट होती है। उसके बाद से एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम को नष्ट नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट है कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड एटम फॉर्म करते हैं। दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। तो ये 7 पॉइंट्स जो हैं वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये 7 पॉइंट्स आपको बताए गए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसे जरूर उसमें मेंशन करें। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स।